Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to discuss about the reproduction in man. इंसान अशरफुल मखलूकात है. Zoologically अगर देखें तो we are at the highest organizational level. In terrestrial organisms, vertebrates, mammals, इन सब ग्रुप्स में सबसे नुमाया हम खुद हैं. हमारे अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, वन बाय वन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की डिटेल्स देखते हैं बोर्ड पे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन इन मैन. सबसे पहली चीज तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज अबाउट द रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म. तो चूंकि हम खुश्की पे आ चुके हुए हैं तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, एक अडेप्टिव मैकेनिज्म हमारे अंदर मौजूद है, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए अल्लाह ताला ने जेनिटल्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए हैं फॉर द सेफ एंड प्रोटेक्टेड ट्रांसफर ऑफ गमीट्स फ्रॉम मेल टू द फीमेल पार्टनर. ऑलराइट, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हम ह्यूमन मेल्स के सिस्टम में देखते हैं और फिर उसका एक फिजियोलॉजी का एक जनरल ओवरव्यू, इसकी डिटेल्स अभी देख लेते हैं हम. सबसे पहली चीज जो है, इट इज द एक्सटर्नल जेनिटल्स. जेनिटल्स या जेनिटलिया जिनको हम कहते हैं स्टूडेंट्स, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा हैं और बैरूनी तौर पे नुमाया नजर आते हैं. इसमें सबसे पहले नंबर पे जो चीज हम देखेंगे, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज हैंगिंग डाउन आउट ऑफ द बॉडी. अब ये जो बॉडी का एक हिस्सा हमें बाहर नजर आ रहा है, इट इज नोन एज स्क्रोटम. ऑलराइट, और इसके अंदर मौजूद होते हैं दो टेस्टीज. अब ये टेस्टीज असल में गोनेड्स हैं, यानी वो पार्ट्स, वो स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर गमीट्स बनाए जाएंगे, यानी स्पर्म्स पैदा किए जाएंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ जो दूसरा जेनिटल स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, इट इज नोन एज पीनस. अब ये जो पीनस है, बुनियादी तौर पे इट इज अ सपोर्टिव स्ट्रक्चर फॉर द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. चूंकि हम खुश्की पे पाए जाने वाले मैमल्स में से एक ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, तो यहां पे बहुत ज्यादा खतरा है इस चीज का कि मेल गमीट्स जो हैं वो अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की जानिब जाएं तो खतरे से दो चार हो सकते हैं. तो इस वजह से सेफ ट्रांसफर के लिए द पीनस हैज बीन प्रोवाइडेड दैट द स्पर्म्स दे शुड बी लॉज्ड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके साथ ही साथ अगर हम स्क्रोटम या टेस्टिस की बात कर रहे हैं तो एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिएगा कि बुनियादी तौर पे बॉडी से बाहर होने की एक और सिग्निफिकेंस है कि बॉडी टेम्परेचर की निस्बत टेस्टिस का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होना चाहिए फॉर एफिशिएंट एंड बेटर स्पर्म प्रोडक्शन. ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ डेवलपमेंट के दौरान जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होते हैं, द टेस्टिस दे आर प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटीज, और फिर लेटर ऑन जैसे जैसे डेवलपमेंट मुकम्मल होती चली जाती है, दे आर डिसेंडेड डाउन इनटू द सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्क्रोटम. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये तो मेन चीज है सबसे पहले नंबर पे जेनिटल्स के हवाले से. फिर उसके बाद ये जो सीक्वेंस या ये जो फ्लो स्टूडेंट्स मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको फॉलो करते जाइएगा ताकि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट भी लिख सकें और अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप फौरी तौर पे उसका भी जवाब दे सकें. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटल्स, pair of testes inside the scrotum lie outside the body and the male copulatory organ, the organ that is used for internal fertilization. All right, penis to transfer sperms to the female reproductive system. फिर उसके बाद अगर दूसरी चीज हम देख रहे हैं तो they are the gonads. Gonads बुनियादी तौर पे एक जनरल टर्म है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें गमीटोजेनेसिस यानी कि गमीट्स बनने का अमल मुकम्मल किया जा रहा हो, they are known as gonads. All right, तो ह्यूमन मेल्स की अगर हम बात करते हैं तो we have two testes. ऑलराइट, और इन टेस्टीज के अंदर एक एनरिच्ड नेटवर्क हमें नजर आता है ट्यूब्यूल्स का, एंड दीज ट्यूब्यूल्स आर नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इस पे जरा गौर कीजिएगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं. बुनियादी तौर पे टेस्टीज के अंदर बारीक बारीक सी नालियां हैं और इन नालियों के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद हैं कि जो अपना अपना खास काम परफॉर्म कर रहे हैं, तब जाके ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये फाल होता है या फंक्शनल हो सकता है. इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले नंबर पे जो स्पेशलाइज्ड सेल्स यहां पे डिस्कस किए गए हैं, दीज आर द इंटरस्टिशियल सेल्स. ऑलराइट, अब आपको ये तो अंदाजा होना चाहिए कि बेसल लेमिना या बेसल लेयर के बाहर जो खुली जगह मौजूद होती है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियम. तो ये सेल्स बुनियादी तौर पे वहां से ताल्लुक होने की वजह से इनका नाम हमने इंटरस्टिशियल सेल्स रख दिया है. और दूसरा नाम भी याद रखिएगा, एमडी कैट के एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिस इज लेइडिग सेल्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इनका काम क्या है, दे प्रोड्यूस द मेल हार्मोन known as testosterone. अब टेस्टोस्टेरोन से आपको पहले से वाकफियत होनी चाहिए कि बुनियादी तौर पे इस हार्मोन का क्या काम होता है कि सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करवाना, और सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करवाने के साथ ही साथ जो अहम तरीन काम है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स विद इन द गोनेड्स, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. देन स्टूडेंट्स, द नर्व सेल्स और द सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स का क्या काम होता है? जब हमने नर्व सेल्स कह दिया तो आपका कंसेप्ट फौरन क्लियर हो जाना चाहिए
कि यहाँ पे प्रोटेक्शन, नरिशमेंट और उसके साथ ही साथ लुब्रिकेशन वगैरह का काम करेंगे कि वो स्पर्म्स जो इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ का सफर तय करेंगे, उन स्पर्म्स को खुराक मुहैया करना, उनको हर वक्त मॉइस्ट एनवायरनमेंट या फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करना, ये इन सेल्स के इंपॉर्टेंट कामों में से एक काम है। इसकी वजह से स्पर्म्स मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे और मैच्योर हो जाने के बाद फिर इनको अगले स्ट्रक्चर्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और वो कौन कौन से हैं? इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बुनियादी तौर पे ये जो पूरा ट्यूबुलर सिस्टम है, इस ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर फिर आगे हम स्टडी करेंगे वास डिफरेंस वगैरह या एपिडिडमिस, लेकिन उससे पहले जो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होने वाला अहम तरीन काम है, दिस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ऑलराइट, अब ये बात भी याद रखिएगा कि दो टर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं। एक टर्म तो यही है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरी स्पर्मियोजेनेसिस। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। पहले नंबर पे हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि स्पर्म्स का पैदा होना, ऑलराइट, यानी कि वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी इनको कहा जाता है, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, आल्सो नोन एज द स्पर्म स्टेम सेल्स। यानी ये वो सेल्स हैं जो कि बार बार माइटोसिस के थ्रू स्पेशलाइज्ड सेल्स पैदा करेंगे और फिर उनके अंदर फर्दर मियोसिस होगी और उस मियोसिस के तहत इमेच्योर एंड देन डिफरेंशिएशन के बाद मैच्योर स्पर्म्स पैदा कर दिए जाएंगे। अब पहले नंबर पे आप ये याद रखिएगा कि स्पर्मेटोगोनिया वो डिप्लॉयड सेल्स हैं जिन्होंने कन्वर्ट होना है इनटू द हैप्लॉयड मेल गमीट्स नोन एज द स्पर्म्स। ऑलराइट, स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस के थ्रू पैदा होते हैं फ्रॉम द जर्म लाइन सेल्स और फिर जर्मिनल एपिथेलियम में से प्रोड्यूस होते ही ये फौरी तौर पे ग्रो करेंगे, डिफरेंशिएट होंगे और फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स वो सेल्स हैं which are destined for the production of sperms, alright, यानी वो सेल्स हैं जिनका मुकद्दर है कि इन्होंने फर्दर डिवाइड होके और मियोसिस के जरिए रिडक्शन डिवीजन से होते हुए स्पर्मेटिड्स तक जाना है। Then the primary spermatocytes, they are transformed into secondary spermatocytes after undergoing meiosis 1, alright, यानी यहां से meiosis 1 का आगाज होगा और उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स दे विल अंडरगो द सेकेंड मियोटिक फेज, यानी यहां पे मियोसिस 2 होगी और मियोसिस 2 हो जाने के बाद स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होंगे। स्पर्मेटिड की टर्म जो हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप समझ जाएं कि अभी ये इमेच्योर स्टेज पे हैं, अभी ये नॉन फंक्शनल है, इवन दो कि हम ये भी कह सकते हैं कि दे हैव स्लाइट मोटिलिटी। अभी इन्होंने डिफरेंशिएट होना है, इन्होंने ग्रो करना है और फिर उसके बाद ये कन्वर्ट होंगे इनटू मैच्योर स्पर्म्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये वाला सारे का सारा जो प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप यहां पे मैंने आपको बताया है, दिस होल थिंग इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। और इस अमल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है स्टूडेंट्स? कि आप इसको समझ लें कि बुनियादी तौर पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो ही तो स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक और सिग्निफिकेंस ये है कि ऑल द स्पर्म्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड दे आर फंक्शनल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट हमें नजर आएगा, इसको इंशाल्लाह ताला कमिंग सेशन में देखेंगे। लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिहाज से आप ये बात याद रखिएगा कि यहां पे क्या हो रहा है, ऑल द 4 स्पर्म्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड दे आर फंक्शनल गमीट्स। ऑलराइट, इनके अंदर 22 ऑटोसोम्स मौजूद होंगे और एक एक इनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम होगा, ईदर X और Y, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है क्योंकि मेल गमीट्स की बात हो रही है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद मैच्योर स्पर्म्स बन जाने के बाद इनको थोड़ी देर के लिए आर्जी तौर पे स्टोर किया जाता है इनसाइड द वास डेफरेंस, जिसको हम मेन डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके लिए एमसीक्यूज के हवाले से। फिर इसके बाद द स्पर्म्स दे आर ट्रांसफर्ड हियर आफ्टर मैच्योरेशन। जैसे ही स्पर्मेटिड्स स्पर्म्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, फिर उसके बाद उनको यहां पे भेज दिया जाता है। और इस ट्यूब के अंदर एक खासियत है कि ये अपनी फ्लेक्सिंग या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के थ्रू आहिस्ता 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 स्पर्म्स को आगे मूव करवा सकती है। ऑलराइट, फिर स्पर्म्स मूव करके एक बड़े स्वोलन पार्ट तक चले जाते हैं, दैट इज हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर पार्ट, इसको हम कहते हैं एपिडिडमिस। एपिडिडमिस के अंदर यहां पे स्पर्म्स को थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाएगा और फिर उसके बाद इनको मैच्योर कर लिया जाएगा खुराक वगैरह मुहैया करके। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये बात याद रखिएगा कि जो मैंने आगाज में बताया था, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस, दे आर 2 डिफरेंट स्टेप्स, दे आर 2 डिफरेंट प्रोसीजर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इस सारे काम को मुकम्मल करने के लिए कभी भी ये बात ध्यान में रखिएगा कि ग्लैंड्स या हार्मोनल सिक्रीशंस के बगैर ये मुमकिन नहीं है।
तो जो असेसरी ग्लैंड्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं इनको भी देखते हैं, और फिर उसके बाद स्पर्म्स आगे किस तरह से मूव करके जाएंगे इसका रूट या इसका पाथवे भी हम स्टडी करते हैं। जी स्टूडेंट्स, द असेसरी ग्लैंड्स, इसका मतलब ये है कि ये ग्लैंड्स यहां पे हेल्प आउट करने के लिए बैठे हुए हैं। ऑलराइट, सबसे पहले नंबर पे जिस चीज का हम जिक्र करेंगे, इट इज नोन एज सेमिनल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल की जनरली टर्म इस्तेमाल की जाती है। इसकी जो सिक्रीशंस हैं वो सीमन का 60% हिस्सा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, क्योंकि खाली जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए हैं वो ही सीमन नहीं बना रहे। सीमन क्या है? स्टिकी व्हाइट फ्लूइड दैट कम्स आउट ऑफ द पेनिस आफ्टर इजैक्यूलेशन, उसको हम कहते हैं सीमन। तो सीमन अकेला खाली स्पर्म्स पे मुश्तमिल नहीं है, बल्कि उसके साथ बहुत ज्यादा ग्लैंडुलर सिक्रीशंस भी मौजूद हैं। द फर्स्ट वन इज सेमिनल सिक्रीशन, फिर उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्लैंड्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि इसने भी स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करनी है, शुगर्स प्रोवाइड करनी है और वो पावर देनी है, जिसकी वजह से स्पर्म्स की मोटिलिटी में इजाफा होता चला जाएगा, and the sperms they are able to move from the male reproductive system up till they reach the fallopian tubes of the female reproductive system. It comprises 30% of the seminal volume. जो semen का जो fluid रिलीज हो रहा है उसका 30% हिस्सा जो है वो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस पे मुश्तमिल है। Then is the bulbourethral gland or the Cowper's gland. ये दोनों नाम इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ किताबों में, इसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स। बुनियादी तौर पे it is a lubricating gland, लेकिन उसके साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्रीशन पैदा कर रहा है। It secretes thick alkaline mucus, जिसका काम क्या है? To neutralize acidity of the urethra due to presence of urine. अब यहां पे आपको चैप्टर 15 की एक स्टेटमेंट में रिवाइज करवाना चाहूंगा, and that is that human males they have urinogenital duct, all right? यानी कि जो यूरेथ्रा है बुनियादी तौर पे ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी हिस्सा है और साथ ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे यूरिन के कुछ यूरिनरी एसिड्स वगैरह मौजूद हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज करवाना ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का काम है। इसकी सिक्रीशंस फौरी तौर पे उनको न्यूट्रलाइज करेंगे ताकि स्पर्म मोटिलिटी बढ़ सके, और उसके साथ ही साथ स्पर्म्स को आगे पुश आउट करने के लिए या इजैक्यूलेट करवाने के लिए इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो चीज हम प्रीवियसली डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि एपिडेर्मिस से फौरी तौर पे स्पर्म्स को आगे भेजा जाएगा और स्पर्म डक्ट से होते हुए अल्टीमेटली दे विल रीच द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से फिर इनको इजैक्यूलेट कर दिया जाएगा। दिस इज द होल स्ट्रक्चर दैट यू नीड टू स्टडी। इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो फ्लो, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको अगर हम 3 हिस्सों में समराइज करना चाहें तो सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे? द जेनिटल्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो आप याद रखेंगे वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी गोनेड्स के अंदर जो काम हो रहा है। और फिर तीसरी चीज आपने याद रखनी है, दे आर द एक्सेसरी ग्लैंड्स, जिनके बगैर ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो ही नहीं सकता। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ एक और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इट इज कि ये सारा कुछ रेगुलेट कहां से किया जा रहा है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। इसके ऑर्डर्स और इसकी सिक्रीशंस या रेगुलेशन के बगैर ये पूरा प्रोसेस मुमकिन नहीं है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस सेशन के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।